हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस घर को बचाने के लिए तुमने अपनी किडनी बेच दी? क्यों किया तुमने ऐसा सरिता? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो बताओ, क्या जवाब देता मैं खुद को? क्यों? अब इस घर पर मेरा इतना भी हक नहीं कि मैं आप दोनों के लिए और इस घर के लिए कुछ कर सकूं? आपने मेरी जिंदगी संवारी, मुझे अपने घर में जगह दी, मुझे कोई गम नहीं है। मैंने जो भी किया, अगर मुझे कुछ हो भी जाता तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अतुल ऑफिस से थका हारा घर आता है, जहाँ उसकी पहली बीवी शिवानी उसके आते ही उससे बोलती है, आज फिर आप खाली हाथ आ गए? शिवानी, तुम्हें पता है अभी पैसों की कितनी तंगी चल रही है। ऊपर से ये कर्ज जो तुमने अपने शौक पूरे करने के लिए लिए थे, उन्हें भी चुकाना है। हाँ, सारी गलती तो मेरी थी ना। मैं ही पागल थी जो हम दोनों के बारे में सोच रही थी। पर मुझे क्या पता था कि जिस इंसान को मैं अपनी सारी जमा पूंजी सौंप रही हूँ वो फ्रॉड है। शिवानी के रोने की आवाज सुनकर शिवानी की सौतन सरिता बाहर आकर बोलती है, क्या हुआ दीदी, आप रो क्यों रही हैं? अरे यार, जो कुछ भी हो रहा है ना वो तेरी वजह से ही हो रहा है। मनहूस कहेगी, जब से हमारी जिंदगी में आई है जिंदगी बर्बाद करके रख दी है हमारी तूने। एक एक पाई जोड़कर मैंने और अतुल जी ने वो घर लिया था और वो डीलर वो फ्रॉड निकला, हमारे पैसे लेकर भाग गया और आज हम बिना घर के ही उसके लोन की किस्तें भर रहे हैं। साथ ही अतुल जी की नौकरी भी चली गई। पता नहीं तू कब जाएगी इस घर से। पर इन सब में मेरी गलती क्या है? शिवानी, अपनी गलतियों को सरिता के सर पर मत मढ़ो। अतुल शिवानी को डांटकर वहाँ से चला जाता है और शिवानी मुंह बनाकर अपने रूम में सो जाती है। काफी रात हो जाती है, पर अतुल हॉल में सोफे पर लेटकर कुछ सोच रहा होता है और सरिता उसके लिए खाना लेकर उसके पास आकर बोलती है, अतुल जी, बहुत रात हो गई है और आपने अब तक कुछ भी नहीं खाया, आप कुछ खा लीजिए। सरिता, मुझे भूख नहीं है, तुम जाकर सो जाओ। सरिता वहाँ टेबल पर खाना रखकर वहाँ से चली जाती है और अगली सुबह अतुल जल्दी से तैयार होकर जॉब की तलाश में निकल जाता है। सरिता सुबह उठकर बाहर अतुल को देखने आती है, लेकिन अतुल घर पर नहीं होता, जिसके बाद उसकी नजर टेबल पर रखे खाने पर जाती है, जिसे देखकर सरिता खुद से बोलती है, रात को भी कुछ नहीं खाया और सुबह भी बिना कुछ खाए चले गए। सरिता टेबल पर रखा खाना किचन में लेके जाती है और घर के कामों में लग जाती है। कुछ देर बाद शिवानी तैयार होकर बाहर जाने लगती है। उसको ऐसे तैयार होकर बाहर जाता देखकर सरिता उससे बोलती है, दीदी, आप इतनी तैयार होकर कहाँ जा रही हैं? मैं अपनी दोस्त के घर किटी पार्टी में जा रही हूँ और हाँ, मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा तो घर का सारा काम वाम कर लेना और अतुल जी आए तो उनको खाना दे देना। पर दीदी, घर के हालात अभी कुछ ठीक नहीं है। मुझे लगता है आपका पार्टी वार्टी करना कुछ ठीक नहीं होगा। अब तुम मुझे बताओगी कि इस घर में क्या होना चाहिए और क्या नहीं, मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। अरे तुम्हें इस घर में झेल रही हूँ यही काफी है। मेरा बस चले तो तुम्हें धक्के देकर बाहर निकाल दूं। इतना बोलकर शिवानी वहाँ से चली जाती है। रात को अतुल घर आता है और घर आते ही शिवानी को आवाज देता है। अतुल की आवाज सुनकर सरिता बाहर आती है और अतुल से बोलती है, दीदी घर पर नहीं है। क्या शिवानी घर पर नहीं है? इस समय वो कहाँ हो सकती है? वो दीदी बोल रही थी कि वो अपनी दोस्त के घर जा रही है और रात को घर आने में लेट हो जाएगी। आप फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। मुझे नहीं खाना, तुम खा लो। आपने कल से कुछ नहीं खाया है, थोड़ा सा खा लीजिए। सरिता, तुम ये बात बहुत अच्छे से जानती हो कि मैंने तुमसे बस इसलिए शादी करी थी क्योंकि मेरी कार से तुम्हारे पिताजी की जान गई थी और वो मरते हुए चाहते थे कि उनकी नजरों के सामने तुम्हारी शादी हो। बस इसलिए मजबूरी में आकर मैंने तुमसे शादी की थी। अतुल जी, मुझे सब याद है, पर मैं ये सब इंसानियत के नाते कर रही हूँ, जैसे आपने किया था। आइए अब कुछ खा लीजिए। सरिता के रिक्वेस्ट करने पर अतुल उसके साथ बैठकर खाना खाता है। खाना खाने के बाद दोनों सरिता के रूम में जाते हैं और एक दूसरे से अपने दिल की बात शेयर करने लगते हैं। तभी शिवानी घर आती है और उन दोनों के हंसने की आवाज सुनकर सरिता के रूम में जाती है और सरिता से बोलती है, अतुल जी के कहने पर मैंने तुझे इस घर में रखा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू मेरे पति को अपना पति कहेगी। माना कि तुम दोनों की शादी हुई है, लेकिन वो बस मेरे पति हैं। बस करो शिवानी, बहुत हुआ। अब तुम एक शब्द नहीं बोलोगी सरिता के खिलाफ। क्यों? आखिर क्यों ना बोलूं? अरे जब से ये मनहूस लड़की हमारी जिंदगी में आई है, हमारी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई है।
शिवानी हमेशा की तरह सरिता को भला बुरा सुनाकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन शिवानी अतुल के पास आती है और अतुल से बोलती है, अतुल जी, आज शॉपिंग करने चलते हैं। शिवानी, तुम्हें पता है अभी हम एक एक रुपए के लिए मोहताज हैं और तुम हो कि रोज पैसे उड़ाने की बात करती रहती हो। पहले से ही इतना कर्ज है कि चुका पाना मुश्किल हो रहा है। ले देकर हमारे पास बस ये घर बचा है जो कि बंसीलाल के पास गिरवी रखा हुआ है। अगर मैंने अतुल शिवानी से बात कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ बंसी आता है और बोलता है, क्यों अतुल जी, कर्ज बस लेना ही आता है या उसको चुकाना भी आता है? मुझे कुछ महीने का टाइम और दे दो, मैं आपके सारे पैसे दे दूंगा। अरे और कितना टाइम चाहिए? बस थोड़ा सा और टाइम दे दीजिए। यहाँ खाने को मोहताज है पर शौक देखो, दो बीवियों का। वैसे आप दोनों स्वतंत्र एक ही घर में कैसे रह सकती हैं? ये हमारे घर का मसला है, अगर आप इसमें ना ही घुसे तो ही अच्छा होगा। और रही बात आपके पैसों की, तो वो मैं आपको कुछ ही दिनों में लौटा दूंगी। चलो, तुम्हारे कहने पर 10 दिन और देता हूँ, और अगर इस बार मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो तुम तीनों अपना बोरिया बिस्तरा लेकर यहाँ से चले जाना। ये बोलकर बंसी वहाँ से चला जाता है। बंसी के जाते ही अतुल सरिता का कसकर हाथ पकड़कर उससे बोलता है, तुम्हारा दिमाग ठीक तो है ना? 10 दिनों के अंदर इतने पैसे कहाँ से लाओगी? ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। ये बोलकर सरिता अपने रूम में जाती है और अतुल जॉब की तलाश में। जहाँ अतुल जॉब की तलाश कर रहा होता है तो वहीं सरिता अपनी किडनी को बेचने के लिए हॉस्पिटल जाती है, जहाँ वो डॉक्टर से बात करके अपनी एक किडनी बेच देती है। ऑपरेशन होने की वजह से सरिता घर नहीं आती। अतुल को सरिता की टेंशन होने लगती है। ऐसे ही कुछ एक हफ्ते बीत जाते हैं पर सरिता घर नहीं आती। इस बात पर शिवानी अतुल से बोलती है, जब मुसीबत सर पर आई तो चूहों की तरह भाग गई मुंह छुपाकर। अरे तब तो बड़े बड़े बोल रही थी कि 10 दिन के अंदर सारे पैसे लाकर चुका दूंगी। अब देखा 10 दिन से एक दिन ऊपर होने वाला है। महारानी का कोई अता पता नहीं है। शिवानी, कभी कुछ अच्छा बोल सकती हो उसके लिए? इतना बोलकर अतुल सरिता को ढूंढने के लिए निकला ही था कि तभी सरिता वहाँ पैसे लेकर आती है और अतुल को पैसे देते हुए बोलती है, आप ये पैसे अभी बंसी को जाकर दे दीजिए। सरिता, तुम कहाँ चली गई थी और ये पैसे ये कहाँ से आए तुम्हारे पास? अतुल सरिता से सवाल कर ही रहा होता है कि तभी कमजोरी होने की वजह से सरिता बेहोश हो जाती है। अतुल उसके मुंह पर पानी की कुछ छींटे मारता है। सरिता के होश में आते ही अतुल उसको अपनी कसम देता है और पैसों के बारे में पूछता है, जिसके बाद ना चाहते हुए भी सरिता को सारा सच अतुल को बताना पड़ता है, जिस पर अतुल उससे बोलता है, इस घर को बचाने के लिए तुमने अपनी किडनी बेच दी? क्यों किया तुमने ऐसा सरिता? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो बताओ, क्या जवाब देता मैं खुद को? क्यों? अब इस घर पर मेरा इतना भी हक नहीं कि मैं आप दोनों के लिए और इस घर के लिए कुछ कर सकूं? आपने मेरी जिंदगी संवारी, मुझे अपने घर में जगह दी, मुझे कोई गम नहीं है। मैंने जो भी किया, अगर मुझे कुछ हो भी जाता तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सरिता की बात सुनकर शिवानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलती है, नहीं सरिता, तुम सही थी, मैं ही गलत थी। मैं कभी तुम्हारी अच्छाई देख ही नहीं पाई। इस घर पर मुझसे भी ज्यादा हक तो तुम्हारा है। आज सही मायने में तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब पैसे आ चुके हैं, आप बंसी को उसके पैसे दे दीजिए। अतुल सरिता के कहने पर बंसी को उसके पैसे दे देता है। कुछ ही दिनों में अतुल की जॉब भी लग जाती है, जिसके बाद तीनों एक साथ अपने घर में खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। अमिता एक समझदार और गुणी लड़की थी। उसके पिता हरिया का गुड़ बनाने का कारोबार था। शुभम नाम का बेहद ही मेहनती पर अनाथ लड़का था जो हरिया का बहुत सम्मान करता था। शुभम के स्वभाव को देखते हुए हरिया अपनी बेटी अमिता की शादी उससे करवा देता है। शुभम को अमिता जरा भी पसंद नहीं थी, पर वो हरिया की बात कैसे टालता। मजबूरन वो किसी तरह इस रिश्ते को निभा रहा था। एक दिन अमिता के पिता की कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। वहीं उसका पति बेरोजगार हो घर बैठ जाता है। ऐसे में अमिता शुभम से कहती है, जी सुनिए, घर के हालात खराब होते जा रहे हैं। आप कुछ काम क्यों नहीं कर लेते? मैं क्या करूं? वैसे भी नौकरी ढूंढ ढूंढ कर थक गया हूं मैं। जी वो मैं कह रही थी, क्यों ना हम अपना ही कोई कारोबार खोल लें?
पागल हो गई हो क्या? पता भी है नया कारोबार खोलने में कितनी रकम लगती है? मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? अरे ये मेरे गहने कब काम आएंगे? आप इनको ले जाइए और जाकर गन्ने ले आइए। अच्छा तो ले आऊंगा, पर इससे करेंगे क्या? अजी गुड़ बनाने का कारोबार करेंगे। अच्छा ठीक है, इतना कह रही हो तो कर लेते हैं। वैसे गुड़ बनाएगा कौन? तुम बना लोगी? हाँ, मुझे बाबा ने सब सिखाया है, पर वो मुझे काम नहीं करने देते थे। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ कर लूंगी। अगली सुबह ही अमिता सुबह 4 बजे से उठकर गुड़ बनाना शुरू कर देती है। तैयार गुड़ शुभम बाजार में बेचने जाता। उसके गुड़ की बाजार में काफी मांग होने लगती है और सभी उससे ही गुड़ खरीदते हैं। देखते ही देखते वो अमीर बन जाता है, पर जिसकी वजह से उसे ये अमीरी का स्वाद चखने को मिला, यानी उसकी बीवी अमिता, वो उसका तिरस्कार करना शुरू कर देता है और सीमा नाम की एक लड़की के प्रेम जाल में फंस जाता है। अमिता सुनो, कहाँ हो तुम? अरे मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, कहाँ हो? जी हाँ, कहिए क्या बात है? और आप इतना गुस्से में क्यों बोल रहे हो? हे भगवान, फेविकोल की तरह चिपक गई है मुझसे। इतनी चेप क्यों हो रही हो तुम मेरे? चुपचाप इस डिवोर्स पेपर पर साइन कर दो और दफा हो जाओ मेरी जिंदगी से। प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं मर जाऊंगी आपके बिना, सच में। तुम जियो या मरो, उससे मुझे क्या? लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मुझे एक लड़की से प्यार है और मैं उसी के साथ रहूंगा। वो डाइवोर्स पेपर पर साइन कर रोती बिलखती एक सुनसान सड़क के बीचों बीच चलती जाती है। तभी अचानक से एक गाड़ी सामने से आ रही होती है। गाड़ी में सवार दीपक उसे बीच रास्ते में देख ब्रेक मारकर उसे बचा लेता है और उससे पूछता है, एक्सक्यूज मी मैम, क्या हुआ आपको? रोक क्यों दी गाड़ी? मर जाने देते ना मुझे, चढ़ा देते मेरे ऊपर गाड़ी। अरे 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 बाप रे बाप, क्या हुआ है आपको? आप इतना रो क्यों रही हैं? एक काम कीजिए, गहरी सांस लीजिए और चुप होकर बताइए मुझे कि आखिर बात क्या है। क्या बताऊं? ये कि मेरा पति मुझे छोड़कर किसी और औरत के पल्लू से लटक कर घूम रहा है और मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया। मैं अब मर जाना चाहती हूँ, मुझे और कुछ नहीं सुनना। देखिए मैडम जी, ऐसी नेगेटिव बातें मत करिए, बी पॉजिटिव। देखिए मैं भी कभी आप ही की तरह डिप्रेशन में था, पर आज मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ और मेरा गुड़ का कारोबार है। जी क्या कहा आपने? वैसे आपको पता है कि मुझे भी गुड़ बनाना आता है और मेरे हाथों का गुड़ लोगों को बहुत पसंद आता है। इस तरह दीपक जीवन की आशा त्याग चुकी अमिता को रोशनी की एक किरण दिखाता है। वो उसके साथ गाड़ी में बैठ चली जाती है और उसके साथ रहकर वो गुड़ का काम शुरू करती है। उसके हाथों का बना गुड़ लोगों को बहुत पसंद आने लग जाता है। थोड़े ही दिनों बाद दीपक का कारोबार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगता है। धीरे धीरे उसे अमिता से प्यार होने लगता है और दीपक उससे शादी करने का फैसला कर लेता है। सुनो अमिता, आई लव यू। ये क्या कह रहे हैं आप? ये कभी नहीं हो सकता। पहले ही एक बार शादी कर कर मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। मैं दूसरी शादी कभी नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। देखो वो तुम्हारा गुजरा हुआ कल था और जरूरी नहीं हर इंसान एक जैसा हो। और हाँ, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और मैं तुम्हारे सिवा किसी और से शादी नहीं करूंगा। दीपक की बातें सुनकर अमिता के दिल में भी प्यार की फुलझड़ियां जलने लगती हैं और वो उसे हाँ कह देती है। कुछ समय बाद ही वो दोनों शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी अपना घर बसा लेते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ शुभम सीमा से शादी कर लेता है और उसे गुड़ बनाना भी सिखा देता है, लेकिन फिर भी उसका गुड़ उतना अच्छा नहीं बन पाता, जिसके कारण बाजार में उसके गुड़ की मांग कम होती जाती है। लोग उसे ताने दे देकर जाने लगते हैं। मक्खियों के अलावा उसके गुड़ के पास एक ग्राहक नहीं होता, जिसके कारण शुभम का पारा हाई हो जाता है। अरे ओ महारानी, कहाँ मर गई? यहाँ गुड़ जल रहा है,
और तुम लाली पाउडर लगाने में लगी हो। जल्दी आओ। ओहो, गुड़ क्या, दुनिया भर के लोग जलते हैं मुझसे। अरे तुम्हारे लिए ही तो तैयार हो रही थी ना जानू। अरे यार, तेरे ड्रामे खत्म होंगे कभी? ये क्या किया है तूने, पता भी है? सारा गुड़ खराब कर दिया। वैसे भी तुझे इतना अच्छा गुड़ बनाना नहीं आता, ऊपर से मेरे पैसों को मिट्टी में मिला रही है। क्या हो गया फिर? इसमें इतना चिल्लाने वाली क्या बात है? हाँ, कभी कभी हो जाता है ऐसा। अच्छा, तो अब जुबान भी लड़ानी आ गई है। पूछती है क्या हुआ? अब पूछ ले, अब पूछ। चिल्ला रही है, ले अब पूछ ना, पूछ। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, तुम्हारी इतनी मजाल। अब देखो मैं क्या करती हूँ। लगता है अभी तेरा पेट भरा नहीं है पिट पिट कर। रुक, अभी खुराक देता हूँ तुझे। ले। बोलेगी? ले। वो बोलेगी? बोल। शुभम अपना आपा खो बैठता है और उससे बहुत ज्यादा मारने पीटने लगता है। वहीं सीमा उससे बदला लेने के लिए इस बार गुड़ में जमाल घोटा मिला देती है, जिसके कारण उसका सारा कारोबार ठप पड़ जाता है। लोग उसे मार मार के बाजार से निकाल देते हैं। बेरोजगार शुभम काम की तलाश में एक दिन उसी गुड़ बनाने वाली फैक्ट्री में जाता है जो दीपक की थी। तभी उसे वहां अमिता नजर आती है। वो भागकर उसके पास जाता है और कहता है, अमिता सुनो। तुम यहाँ कैसे? क्या लेने आए हो? मैं तो यहाँ काम ढूंढने आया था, लेकिन तुम यहाँ कैसे? ये मेरे पति की फैक्ट्री है और मैं यहाँ के कारीगरों पर नजर रखती हूँ ताकि किसी चीज की कमी ना हो। क्या तुम इस फैक्ट्री की मालकिन हो? हाँ, और तुम चले जाओ यहाँ से, क्योंकि तुम जैसे लोगों के लिए यहाँ कोई नौकरी नहीं है। मुझे काम की बहुत जरूरत है, प्लीज। कभी भी नहीं। मैं तुम्हारी ये घिनौनी शक्ल बिल्कुल नहीं देख सकती अपनी आंखों के सामने। चले जाओ यहाँ से। अमिता उसे बाहर का रास्ता दिखा देती है। पछतावा लिए शुभम घर पहुंचता है, जहां उसकी पत्नी सीमा पुलिस को बुलाए खड़ी रहती है। शुभम उन्हें वहां देख दंग रह जाता है। इस तरह सीमा अपने साथ हुए डोमेस्टिक वायलेंस का बदला ले लेती है और शुभम को उसके किए की सजा मिल जाती है। अदालत उसे 10 साल की सजा सुना देता है। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है, पर अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो सब उसके हाथ से निकल चुका था। और वहीं दूसरी ओर अमिता अपने पति दीपक के साथ ऐशो आराम से जिंदगी बिताती है। उसके कारोबार को ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।